हेलो एवरीवन, आई एम भोजराज वर्मा एंड वेलकम टू दिस्तान अकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th के लिए और टॉपिक का नाम है राइट टू फ्रीडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू इक्वलिटी। राइट, तो राइट टू इक्वलिटी में हमने सारे राइट्स देखे थे जो इक्वलिटी के हमें मिले हुए हैं, और साथ में हमने एक रिजर्वेशन वाला टॉपिक भी देखा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिजर्वेशन राइट टू इक्वलिटी में आता है या नहीं आता। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लेना, मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में हमें क्या देता है? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन से आर्टिकल में आपको राइट टू फ्रीडम मिलता है। तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 हमें देता है राइट टू फ्रीडम। तो ये याद करने की चीज है कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 हमें देता है राइट टू फ्रीडम। तो फ्रीडम का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। ठीक है, तो आज़ादी किससे? ओके, तो फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होती है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बंदिशें, रेस्ट्रिक्शंस। तो बंदिशें का मतलब क्या होता है कि बंदिशें का एक एग्जांपल नहीं कि जैसे कि आपको रात को पार्टी में जाना है और आपके घर वाले, आपको पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं पार्टी में जाने से, तो आप पे बंदिश लगा रहे हैं कि आप रात को पार्टी में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है बंदिशें। तो फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, विदाउट एनी बंदिशें, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, आपको लाइफ जीने का अधिकार देता है राइट टू फ्रीडम। ओके, अब बंदिशें किससे? कंस्ट्रेंट कौन लगाता है हम पे? कंस्ट्रेंट हम पे लगाते हैं कोई इंडिविजुअल भी लगा सकता है कंस्ट्रेंट हम पे, या फिर कोई गवर्नमेंट हम पे कंस्ट्रेंट लगा सकती है। हमारी गवर्नमेंट हम पे कंस्ट्रेंट लगा सकती है, पर राइट टू फ्रीडम हमें अधिकार देता है जिसके तहत ना तो कोई इंडिविजुअल हम पे कंस्ट्रेंट लगा सकता है, ना ही कोई गवर्नमेंट हम पे कंस्ट्रेंट लगा सकती है। ठीक है, अब आपके अंदर सवाल आ रहे होंगे कि सर कंस्ट्रेंट तो लगाती है गवर्नमेंट, कभी कभी कर्फ्यू लगा देती है, हमें बाहर ही नहीं निकलने देती। कई ऐसे एरियाज है जहाँ पे हमें जाने भी नहीं दिया जाता कंट्री के, तो कंस्ट्रेंट तो लगाती है, पर वो होते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। वो रेस्ट्रिक्शंस तो होते हैं पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, किसी कारणवश वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे क्या होते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से राइट टू फ्रीडम मिले हुए हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है? अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द सिटीजन्स। ठीक है, ऑल द सिटीजन मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी को या फिर किसी ग्रुप को ये राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, या फिर कोई अमीर है तो उसको राइट्स मिले हुए हैं, कोई गरीब है तो उसको नहीं मिला, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है उसको मिला है, जिसके पास कम नॉलेज है उसको नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, ऑल द सिटीजन्स हैव द राइट। ओके, तो पहला फ्रीडम हमें क्या मिला है? राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब हमें जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं वो हम बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस कैसे करेंगे? आप अपने आप को लिखकर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे लिख के आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपना वीडियो बना कर उसको वायरल कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें देता है अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, अपने थॉट्स को दूसरों को बताने का फ्रीडम। ठीक है, दूसरा हमें क्या मिला है? हमें मिला है फ्रीडम टू असेंबल इन अ पीसफुल मैनर। कि हम असेंबली का मतलब क्या होता है? असेंबली का मतलब आप इकट्ठा हो सके। ठीक है, आप इकट्ठा हो सकते हैं, आपको राइट मिला है कि आप इकट्ठा होकर अपनी बात रख सकते हैं। अब इकट्ठा क्यों होना है आपको? इकट्ठा आप हो सकते हैं किसी भी बात को डिस्कस करने के लिए, कोई भी कॉज या फिर कोई भी इशू के ऊपर आप आइडियाज़ को शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, तो पर इकट्ठा हो सकते हैं लेकिन इन अ पीसफुल मैनर, आप शांतिपूर्वक तरीके से असेंबल हो सकते हैं। ये आपको दिया है राइट टू फ्रीडम में दूसरा राइट। ठीक है, तीसरा आपको क्या मिला है? फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन। आप एसोसिएशंस एंड यूनियन बनाने का आपको आज़ादी दी गई है। ठीक है, आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, आप यूनियंस बना सकते हैं। यूनियन जैसे कि टैक्सी वालों की यूनियंस आपने सुनी होगी, बस वालों की यूनियंस आपने सुनी होगी, फैक्ट्री के अंदर जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी यूनियंस होती हैं। ठीक है, तो आप एसोसिएशन, हर कोई एसोसिएशन बना सकता है, हर कोई यूनियंस बना सकता है। ठीक है, चौथा हमें क्या दिया गया है? चौथा हमें दिया गया है मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। आप
कंट्री की पेरिफेरी में, कंट्री की टेरिटरी में, मतलब कि कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर आप अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो कहीं पे भी घूम सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, ये आपको अधिकार है, ठीक है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप इंडिया के अंदर कहीं पे भी जा सकते हैं, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। ओके, पांचवा आपको क्या दिया है राइट टू फ्रीडम में, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये दोनों मिलते जुलते हैं कि आप किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, कंट्री किसी पार्ट में आप घर ले सकते हैं अपना, ठीक है, अपना मकान बना सकते हैं और वहां पर रह सकते हैं। ओके, छठा आपको क्या दिया है, सिक्स्थ आपको दिया है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई सा भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, आप कोई सा भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं, आप कोई सा भी ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ट्रेड और बिजनेस, ठीक है, आप कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई सा भी ट्रेड कर सकते हैं, ये आपको अधिकार हैं। पर देखिए, ये आपको 6 अधिकार मिले हैं, इनको ऐसे कैसे आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये 6 अधिकार मिले हैं, लेकिन इन 6 अधिकारों पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, जिनको हम बोलते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। किसी कारण की वजह से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, किसी कारण की वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। वो रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं देखिए। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द 2 ग्राउंड्स, ठीक है। 2 कारणों की वजह से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं गवर्नमेंट। पहला कारण तो यह है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि आप भारत की संप्रभुता और अखंडता के बचाने के लिए लगाती है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, जिससे भारत की अखंडता पे खतरा नहीं बने। ओके, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, वो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी बचाने के लिए लगाई जाती हैं। दूसरी बात, पब्लिक ऑर्डर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। अब क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हर एक को जैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे बताते चलेंगे। तो जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये लगाई है कि आप किसी को गलत तरीके से नहीं, आप अपने आप को एक्सप्रेस तो कर रहे हैं, आप लिख तो रहे हैं, लेकिन किसी की फीलिंग को आप हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी को आप डिफेम नहीं करेंगे और किसी की आप डिग्निटी को हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, कि आप पीसफुल तरीके से असेंबल हो सकते हैं, ये नहीं कि आप हथियार लेके चल रहे हैं, आप AK-47 लेके चल रहे हैं और भाई साहब आप इकट्ठा हो गए तो दंगे करते हुए चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको पीसफुल तरीके से चलना है, पीसफुल तरीके से असेंबल होना है और अपनी बात को रखना है, ठीक है। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, अब देखिए एसोसिएशन एंड यूनियन बना सकते हैं आप, लेकिन ऐसे तो टेररिस्ट एसोसिएशन भी होती है। टेररिस्ट एसोसिएशन मतलब आतंकवादी जो संगठन होते हैं वो भी होते हैं संगठन, तो ठीक है, तो आप वो नहीं कर सकते। आप कंट्री के लॉफुल ऑर्डर में ही आप करेंगे। आपको जो एसोसिएशन बनानी है वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स के, अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव के लिए या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए, मतलब कानून के दायरे में रहकर ही एसोसिएशन बनानी है। अगर आप कानून के दायरे से बाहर जाते हैं तो आपकी वो एसोसिएशन मायने नहीं रखेगी, आपके एसोसिएशन को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री में क्या रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री में देखिए कई जगह जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया और हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर जाने की आज़ादी नहीं है आपको। वहाँ पर कई पार्ट्स हैं जहाँ पर आपको नहीं जाने दिया जाता, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ ट्राइबल वो हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पर कि आदिवासी रहते हैं। वहाँ जाओगे तो आपकी जान को भी खतरा है और उनकी जान को भी खतरा है, ठीक है। वो आपको सहन नहीं करेंगे, वो आपको मार भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री एंड डिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री में का भी यही रीज़न है कि कुछ यहाँ पे भी इसलिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं क्योंकि हमें कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर नहीं जाना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि आप भारत के, इंडिया के विरुद्ध में कोई बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आप प्रॉपर तरीके से ही कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप गलत तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये होती है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। मेरे को लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, बाकी हम आगे पूरा इसको ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। राइट टू फ्रीडम के अंदर जो 6 हैं उनको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये फोटोज आप याद कर लीजिएगा।
तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भाई साहब हैं कन्हैया कुमार, इनको बोलने की बहुत ज़्यादा है, तो ये अपना राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बखूबी फ़ायदा उठाते हैं। असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, अब देखिए ये फ़ोटो, इसमें क्या है, मोमबत्तियाँ जल रही हैं, ठीक है। ये शांतिपूर्वक तरीके से क्या कर रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली फ़ोटो में आपने देखा हुआ मूवी के अंदर इनकी एक यूनियन थी, ठीक है, अमिताभ बच्चन की एक यूनियन थी, तो आपको यहाँ से याद रखना है टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, ठीक है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, अब इसको कैसे याद करेंगे, बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, तो ये सारे भारत में घूमती फिर रही हैं, ठीक है। तो इनको क्या अधिकार है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, ओके। इस फोटो से आप याद रखेंगे रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, और इनसे तो आप याद रख ही सकते हैं, बिजनेस एंड ट्रेड, आपको अधिकार हैं, कोई सा भी बिजनेस आप कर सकते हैं, कोई सा भी ट्रेड, इनके पास कितने सारे बिजनेस हैं, इनके पास प्लेन्स के बिजनेस है, इनके पास वो लिकर का बिजनेस है, इनके पास खाने पीने का बिजनेस है, तो ये काफ़ी सारे बिजनेस इन्होंने कर रखे हैं, ठीक है। तो इन फोटोज से आपको अच्छी तरह याद रह जाएगा, तो इसलिए ये फोटो लगाई गई हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हमको क्या क्या फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है। तो एवरीवन हैव द फ्रीडम टू थिंक डिफरेंटली एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज अकॉर्डिंगली, ठीक है। हर एक को फ्रीडम है कि वो अलग तरीके से सोचे, क्योंकि हर एक का आईक्यू अलग होता है, तो हर एक अलग तरीके से सोचता है, हर कोई अलग तरीके से सोचने का उसका अधिकार है, और उसी तरह जो सोचता है वो उसको एक्सप्रेस करने का भी अधिकार है, ठीक है। अब वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं आप सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप राइटिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप वीडियो बना के एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप चिल्ला चिल्ला के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्यों आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यू मे डिसएग्री विद द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और एक्टिविटीज ऑफ एन एसोसिएशन, हो सकता है आपको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पसंद नहीं आ रही, ओके ना, हो सकता है आपको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पसंद नहीं आ रही, हो सकता है आपको कोई एसोसिएशन की पॉलिसी पसंद नहीं आ रही, एसोसिएशन मतलब जैसे बीसीसीआई है, आपको उसने कोई नया रूल बनाया तो आपको पसंद नहीं आ रहा, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है वो आपको पसंद नहीं आ रही, तो यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज देम, आप उनको क्रिटिसाइज करने के लिए फ्री हैं, आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, ठीक है, ओके। आप एक दायरे में रह के उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, किसी कोई आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप उसके खिलाफ बोल भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक दायरे में रह के करते हैं, मतलब आप किसी को डिफेम नहीं करते, आप किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं करते, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे ये चीज़ें, यू में पब्लिसाइज योर व्यूज थ्रू अ पैम्पलेट, मैगजीन और न्यूज़पेपर, आप पैम्पलेट्स के थ्रू कर सकते हैं, आप मैगजीन के थ्रू कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी एक्सप्रेशंस अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे कर सकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस, ठीक है, आप वीडियो बना के कर सकते हैं, आप ऑडियो के थ्रू कर सकते हैं, आप न्यूज़ चैनल पे जाके अपनी बात को कह सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। अब जो हमारा मीडिया है उसको भी ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ही रखा गया है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस में, ओके। तभी हमारा मीडिया बोल्ड है, हमारा मीडिया किसी के भी खिलाफ किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकता है, किसी भी नेता की कोई गलत पॉलिसी होती है तो हमारा मीडिया आपको बता देगा, हमारा मीडिया सबको बता देता है, ठीक है ना। तो ये है राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं वो हम देख लें। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यू कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट द अदर, समझ में आ गया कि आप इस फ्रीडम को यूज नहीं कर सकते टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर, आप किसी दूसरे के खिलाफ इस तरह से नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपको स्पीच ऑफ फ्रीडम तो दिया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी चिल्ला चिल्ला के दूसरों को गालियाँ दे रहे हैं, या फिर किसी और धर्म के खिलाफ आप ऊट पटांग बोल रहे हैं, गलत तरीके से बोल रहे हैं, कि जिससे कि वायलेंस क्रिएट हो रहा है, सोसाइटी में वायलेंस हो रहा है, वायलेंस हो सकता है या वायलेंस क्रिएट हो रहा है, तो आप इस तरह से नहीं करते। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, जेल में बंद कर देगी, सीधी सी बात, ठीक है। तो यू कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट violence against the others, okay. You cannot use it to incite people to rebel against government, neither you can defame other, okay. अब आपको बोलने का अधिकार तो है, लेकिन आपको ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे को डिफेम करें, ठीक है, दूसरे के आप पर्सनल लाइफ पे कमेंट करें,
आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है। आपको ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप बोलिए तो सही, आप बोल सकते हैं लेकिन इन तरीके से आप बोलिए, ठीक है। आप किसी को कर सकते हैं तो एक दायरे में रह के करिए। आप किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं, पर ये नहीं कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ दूसरों को प्रोत्साहित करें कि भाई ये गवर्नमेंट तो हमको गिरानी है, चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट गिरानी है, तो ऐसे नहीं कर सकते। ओके, यू कैन नॉट यूज इट टू इंसाइट पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नाइदर यू कैन डिफेम द अदर। समझ में आ गया? आप किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके अंदर हमने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी देख ली, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्रीडम टू असेंबल इन अ पीसफुल मैनर। तो फ्रीडम टू असेंबल इन अ पीसफुल मैनर में हमें क्या क्या दिया गया है कि सिटीजन हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। अब आपको असेंबली क्यों करनी है, आपको असेंबल क्यों होना है, आपको इकट्ठा क्यों होना है? आप इकट्ठा हो सकते हैं टू होल्ड द मीटिंग्स, आप मीटिंग्स के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, आप प्रोसेशंस के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, आप रैलीज के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, आप डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इकट्ठा होना है, आप इन कारणों की वजह से इकट्ठा हो सकते हैं कि आपको मीटिंग बुलानी है कि आपकी मान लीजिए आपकी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा बहुत दिनों से, तो आपने सोसाइटी की एक मीटिंग बुलाई और आपने अपनी प्रॉब्लम्स अपने आइडियाज़ एक्सचेंज किए, आपने अपनी प्रॉब्लम्स एक्सचेंज करी, ठीक है। प्रोसेशंस का मतलब होता है धरना, आप धरना भी दे सकते हैं, ठीक है। आप धरना देने के लिए आप इकट्ठा हो सकते हैं, रैलीज निकालने के लिए आप इकट्ठा हो सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए आप इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको फ्रीडम मिली हुई है कि आप इन कारणों की वजह से असेंबली कर सकते हैं, बट इन अ पीसफुल मैनर, राइट। टू डिस्कस प्रॉब्लम, आप क्यों मीटिंग बुलाना चाहते हैं? टू डिस्कस द प्रॉब्लम, आपके पास मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना चाहते हैं। मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट फॉर अ कॉज, आप किसी कॉज के लिए, मान लीजिए कोई कॉज, आपने पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपने पॉल्यूशन के कारण आपने एक मीटिंग बुला ली, आपने पब्लिक को सपोर्ट के लिए, आपने एक पब्लिक सपोर्ट चाहिए आपको, तो आपने पब्लिक सपोर्ट के लिए एक असेंबली बुला ली कि आज इतने बजे हम पॉल्यूशन के खिलाफ हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, उसके खिलाफ हम एक मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से मीटिंग बुला सकते हैं। और टू सीक द वोट्स, और वोट लेने के लिए तो आपको पता ही है रैलियाँ निकालते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से असेंबली कर सकते हैं, ये आपको अधिकार दिए गए हैं। अब इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो क्या है? सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल, ये मीटिंग्स आपकी पीसफुल होनी चाहिए, राइट। दे शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर, ये पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को आप हाथ में नहीं ले सकते। और टू ब्रीच द पीस ऑफ द सोसाइटी, और आप जो सोसाइटी है उसकी शांति भंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये जो मीटिंग आप बुलाते हैं ये पीसफुल होनी चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से होनी चाहिए, आप सोसाइटी की शांति को भंग नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं ले सकते। एंड दे शुड नॉट कैरी वीपन विद देम, और जो असेंबली में आएंगे उनके हाथ में वीपन्स नहीं होने चाहिए, राइट। अब आप ये बोलेंगे कि सर धाराएं लगा देते हैं गवर्नमेंट, तो हम कैसे असेंबल हों? कभी कभी 144 धारा लग जाती है, कभी 141 धारा लग जाती है। तो 144 का मतलब क्या है? 144 का मतलब होता है कर्फ्यू, ठीक है। कर्फ्यू क्यों लगते हैं? तो ये भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंडर में ही आता है कर्फ्यू। 144 धारा 144 आती है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, समझ लीजिए 144 क्यों लगती है? 144 लगती है व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और द सेफ्टी और पॉसिबिलिटी ऑफ राइट, ठीक है। अगर आपकी किसी की जान को खतरा है, ठीक है, किसी की सेफ्टी को खतरा है, या फिर किसी नेता की सेफ्टी को खतरा है, या किसी को भी सेफ्टी का खतरा है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी ऑफ राइट मतलब कि दंगे होने की एक पॉसिबिलिटी है, तो धारा 144 लगा दी जाती है, मतलब कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो वो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, उसमें आप असेंबली नहीं कर सकते, उसमें आप इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। धारा 141 के अंदर क्या होता है? धारा 141 में होता है कि आप 5 से ज़्यादा लोग कहीं पे भी इकट्ठा नहीं हो सकते, ठीक है। आप असेंबली कर सकते हैं लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ओके। 5 जने भी नहीं कर सकते, 5 से कम ही कर सकते हैं। तो ये होती है धारा 141। इसके अंदर ये क्यों लगाई जाती है? ये लगाई जाती है कि आप मान लीजिए कि खतरा है कि आप किसी लॉ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप किसी कानून को आप अपने हाथ में ले सकते हैं, ऐसा पुलिस को खतरा लग रहा है या फिर गवर्नमेंट को ऐसा खतरा लग रहा है, तो वो ये धारा 141 लगा देती है। या फिर मान लीजिए कि आप किसी प्रॉपर्टी को फोर्सफुली ऑक्यूपाई करना चाहते हैं,
ठीक है ना। आप किसी प्रॉपर्टी को फोर्सफुली ऑक्यूपाई करने के लिए भैया डंडे लेके जा रहे हैं, हथियार लेके जा रहे हैं, तो धारा 141 लग गई तो आप नहीं जा सकते, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, किसी भी एरिया में धारा 141 लगा देते हैं कि जहाँ पर कि दंगे होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो ये हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। मेरे हिसाब से आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। फ्रीडम टू असेंबल इन अ पीसफुल मैनर के अंदर क्या क्या फ्रीडम्स दी गई हैं हमें, किस तरह से हम असेंबल हो सकते हैं, और क्या क्या हमें रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, वो हमने देखा। अब हम देखेंगे फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। तो भैया एसोसिएशन कौन कौन बना सकता है? एसोसिएशन बनाने के लिए आपको पहली बात तो कंट्री का सिटीजन होना जरूरी है। एवरी सिटीजन कैन फॉर्म एसोसिएशन लाइक वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री फॉर्म यूनियंस, पीपल इन अ टाउन में कम टुगेदर टू फॉर्म एन एसोसिएशन टू कैंपेन अगेंस्ट करप्शन और द पॉल्यूशन। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकता है, लाइक वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, यूनियन बनाते हैं, फैक्ट्री के वर्कर्स यूनियन बनाते हैं, कोई सोसाइटी के कोई लोग बाग इकट्ठा होके एक एसोसिएशन बना लेते हैं, उसका एक लीडर बना देते हैं, ठीक है, किस सोसाइटी का ये लीडर है, जो भी प्रॉब्लम होगी इनको आके बताओ, ये सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप एसोसिएशंस बना सकते हैं। आपने कोई भी मुद्दा उठा लिया, कोई भी कॉज उठा लिया, लाइक करप्शन का मुद्दा उठा लिया, तो आपने एक एनजीओ बना लिया, एक एसोसिएशन बना लिया कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, हम पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी कॉज उठा लीजिए और उसके ऊपर आप एक एसोसिएशन बना सकते हैं, एनजीओज बना सकते हैं, आप यूनियंस बना सकते हैं। ओके, तो हमें ये फ्रीडम दी गई है, राइट टू फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो हमें अब एक फ्रीडम और मिला है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। हम अपनी कंट्री में कहीं पे भी आराम से मूव कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीली मूव कर सकते हैं। हमें अधिकार है कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं, ठीक है, फ्रीली, हमें कोई टोक टोक नहीं कर सकता, राइट। तो एवरी सिटीजन्स आर फ्री टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हर एक को अधिकार है कि वो रह सकता है कहीं पे भी और सेटल हो सकता है इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया, देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया यहाँ पे इसलिए कहा है कि इंडिया के अंदर अंदर ही रह सकते हैं, ये नहीं कि आप पाकिस्तान में जाके रहने की कोशिश कर लें, नहीं, आपको अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो इंडिया में ही रहेंगे, राइट। आप कहीं और जाके नहीं रह सकते, आपको कहीं और जाके रहने का अधिकार नहीं है। ये जो फंडामेंटल राइट आपको मिला है, ये बेसिक राइट आपको मिला हुआ है, वो केवल इंडिया के अंदर ही है। ओके, दिस राइट अलाउज लैक ऑफ पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस to towns and from poorer regions of the country to prosperous regions and big cities and for their good education। अब देखिए इस राइट का कितना अच्छा लोग यूज़ करते हैं। इस राइट का यूज़ ये करते हैं लोग कि वो माइग्रेट होते हैं गाँव से टाउन्स की तरफ, किसकी खोज में, ऑक्यूपेशन की खोज में, एजुकेशन की खोज में, ठीक है। लोग गाँव से पढ़ने के लिए आते हैं शहरों में, ठीक है, गरीब जगहों से उठ के आते हैं, टाउन्स में आते हैं, सिटीज़ में आते हैं ऑक्यूपेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये इसी राइट का ये अधिकार है हमें कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, तो इसलिए हम ये ऐसा कर सकते हैं। अगर हमें हमारे पास ये अधिकार नहीं होता तो हम अपना स्टेट ही छोड़ के नहीं जा पाते, ठीक है। तो हमें अधिकार मिला है कि हम अपनी कंट्री में कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। ये नहीं होगा कि कहीं मान लीजिए आप कहीं चले गए, आप मान लीजिए आप चले गए मध्य प्रदेश, वहाँ पे आपको रोक दिया गया कि भैया आप तो राजस्थान के, आप मध्य प्रदेश में नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है, आपको हर जगह जाने का अधिकार है क्योंकि आप सिटीजन हैं इंडिया के, राइट। तो अच्छी तरह समझ में आ गया। बट अब देखिए यहाँ पर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, बट वाई देयर आर रेस्ट्रिक्शंस फॉर सम प्लेसेस लाइक पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो क्यों रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं? कई बार कई जगह जाने के लिए हमें जाने नहीं दिया जाता, जैसे अंडमान निकोबार के कुछ पार्ट्स हो गए, ठीक है, और कुछ नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, वहाँ पे भी हमें नहीं जाने दिया जाता। तो फिर आप तो बोल रहे हैं सर कि आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, पर यहाँ पर हमें तो जाने ही नहीं दिया जाता, हमें गवर्नमेंट जाने नहीं देती। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर क्या है, कुछ ट्राइब्स रहती हैं, वहाँ पर कुछ जनजातियाँ रहती हैं, कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, जिनकी अगर हम ट्राइब्स को, अगर हम इनकी लाइफ स्टाइल को छेड़ेंगे तो वो ट्राइब्स ख़त्म भी हो सकती हैं, और वो लोग पसंद भी नहीं करते छेड़ना, तो वो डर जाएंगे, वो आपको मार भी सकते हैं,
ठीक है, वो आपको अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं जाने देती, वहाँ पर जाने से रोकती है, राइट। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप घूम सकते हैं, हर जगह घूम सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे आपको न्यूक्लियर प्लांट्स में नहीं जाने दिया जाता, जैसे आपको जो मिलिट्री बेसेस होते हैं वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता। तो जहाँ पर देश की जहाँ पर अपने जो होते हैं कि जहाँ पर अपने खतरा रहता है कि भाई अपने देश के लिए खतरा है, तो वहाँ पर आपको नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर प्लांट्स में आपको नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ जाकर कुछ घटना घट जाती है तो उससे बहुत सारे लोग इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। आपको मिलिट्री बेसिस पे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि आप वहाँ की कुछ मान लीजिए इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ हो गई, आपने फोटो खींच ली और कहीं जगह कर दी, तो इससे दुश्मन देशों को पता लग जाता है, इसलिए आपको वहाँ नहीं जाने दिया जाता। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंडर में ही आता है। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। तो अब हम देखते हैं लास्ट हमारा जो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम दिया गया है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कि हमें फ्रीडम दिया गया है कि हम कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, हम उसको कैरी कर सकते हैं, और हम कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं और हम वो ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें फ्रीडम दिया गया है। फ्रीडम एक्सटेंड्स टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, आपको अपना ऑक्यूपेशन चुनने का अधिकार है, आप अपना कोई भी रोजगार आप चुन सकते हैं और उसे कर सकते हैं, ठीक है। नो वन कैन फोर्स यू टू डू और नॉट टू डू सर्टेन जॉब, आपको कोई ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे बोलेंगे कि आपका ये पैतृक काम है कि आपको यही करना है, आपका जो पूर्वजों भी यही काम करते थे तो आपको भी यही काम करना है, आपके पापा ड्राइवर हैं तो आपको भी ड्राइवर बनना है, तो ऐसे नहीं बोल सकता कोई, ठीक है। आपको फोर्स नहीं कर सकता, आप जो मन में आए आप वो कर सकते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है और इसको यूज करना चाहिए, ठीक है ना। वुमेन कैन नॉट बी टोल्ड दैट सम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन आर नॉट फॉर देम, ठीक है। कई काम ऐसे होते हैं कि ये औरतें नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि भाई औरतें सेना में भर्ती नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है, औरतों को भी सेम अधिकार है, ठीक है। वो भी हर जगह काम कर सकती है, अगर उसकी इच्छा है कोई काम करने की तो वो काम कर सकती है, ये भी उसका अधिकार है और उनको ये अधिकार यूज भी करना चाहिए, राइट। पीपल फ्रॉम द डिप्राइव्ड कास्टेस कैन नॉट बी केप्ट टू देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि आपको आपके घर पे जो काम करते हैं, जो आपके पिताजी काम करते हैं वहीं आपको काम करना है, आपको जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपाई है ये जरूरी नहीं है कि जैसे बर्तन बनाने वाला है तो उसका बेटा भी बर्तन ही बनाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ड्राइवर का बेटा ड्राइवर रहेगा तो ऐसा नहीं है, ड्राइवर का बेटा आईएएस भी बन सकता है, ड्राइवर का बेटा कुछ भी बन सकता है, बिजनेसमैन भी बन सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आप लो कास्ट के हैं तो लोअर कास्ट वालों का जो काम है, क्योंकि उनका जो ट्रेडिशनल काम होता है वही करने दिया जाए। पहले क्या होता था, पहले उनको दूसरा काम करने नहीं दिया जाता था। पर राइट टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन हमें क्या देता है कि आप कोई भी अपना ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं और उसे कर सकते हैं, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अब आता है फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ लाइफ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम है ये, जीने का अधिकार, आपके पास जीने का अधिकार है, आपको कोई ऐसे ही नहीं मार सकता कि कोई आया और भैया मार के चला गया, ऐसा नहीं है। आपके सबके पास जीने का अधिकार है, जो भी पैदा हुआ है उसको जीने का अधिकार है, ये हमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिया गया है। कि ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के ले गया आपको मार दी गोली चलो भैया, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा करेगा तो वो पनिशेबल है, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कोई भी पर्सन से उसके जीने का अधिकार या फिर उसकी पर्सनल लिबर्टी या उसकी पर्सनल जो आज़ादी है, पर्सनल जो फ्रीडम है, वो हम उससे नहीं छीन सकते, राइट। किसी भी कारण, कोई भी कारण हम नहीं छीन सकते जब तक कि अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय, जब तक कि कानून उसके लिए आपको नहीं करता, जब तक कि कोर्ट नहीं कहता तब तक आपको जेल नहीं होगी, समझ गए। जब तक कोर्ट आपको नहीं बोलता, जब तक मजिस्ट्रेट आपको नहीं बोलता कि आपको आजीवन कारावास है, तब तक आपको कारावास नहीं हो सकता, आपको फांसी नहीं हो सकती। आपकी राइट टू लाइफ है, आपके पास जीने का अधिकार है, तो आपको तब तक फांसी नहीं हो सकती जब तक कि लॉ नहीं बोल दे, जब तक कि कानून आपके लिए नहीं कह दे, ठीक है।
गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट और डिटेन एनी सिटीजन अनलेस ही हैज़ प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर, ना तो सरकार आपको अरेस्ट कर सकती है, ना ही कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है और डिटेन कर सकता है अनलेस ही हैज़ अ प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन, जब तक कि उसके पास कोई प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन ना हो, जब तक कि पास उसके, यहाँ तक कि आपकी लिबर्टी को भी नहीं कर सकते, आपकी आज़ादी को भी नहीं कर सकते, बिना सर्च वारंट के आपके घर के अंदर भी नहीं घुस सकता कोई, राइट। तो ये हमें कुछ अधिकार मिले हैं कि हमारे राइट टू लाइफ है हमारे पास, कि हमें कोई ऐसे ही आके कोई हमें ऐसे ही फांसी की सज़ा नहीं सुना सकता या फिर कोई ऐसे हमें आके अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके अंदर फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर हमें क्या अधिकार मिले हैं कि गवर्नमेंट और पुलिस हैव टू बी फॉलो सम प्रोसीजर, गवर्नमेंट और पुलिस को कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर तो वो क्या क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले तो उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इन्फॉर्म द रीज़न फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। आपको अगर वो अरेस्ट करने आ रहे हैं तो उनको रीज़न के लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपका क्या गुनाह है, ठीक है। आपका गुनाह क्या है कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो आपका गुनाह क्या है, पहले हमें प्रॉपर रीज़न बताओ, तब जाके आप हमें अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अ पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है ना। सबसे पास का जो आपका मजिस्ट्रेट होंगे वहाँ पर आपको पेश किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है भैया आपको अरेस्ट किया और सज़ा सुना दी, ऐसा नहीं होगा। जब तक आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा आपको कोई सज़ा नहीं सुना सकता, ठीक है। तो 24 घंटे के इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि आपको 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होती है आपकी, ठीक है। सच अ पर्सन हैज़ द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और एंगेज अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस, और जिसको भी अरेस्ट किया गया है उसको एक लॉयर मिलेगा, उसको एक लॉयर दिया जाता है कि वो अपने आप को अपना डिफेंस में अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके, राइट। तो ये हमें फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, आई थॉट। अब हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट क्या क्या राइट हमें दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब है कि जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को उठा के ले जाते हैं और दूसरे देशों में ले जाके छोड़ देते हैं एज अ लेबर, या फिर दूसरी जगह छोड़ देते हैं, यहाँ से उठाया और कहीं और छोड़ दिया, दिल्ली में जाके ले गए। तो इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है, छोटे बच्चों को ले जाते हैं, किडनैप कर लिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की सख्त खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को सख्त मना करता है। अगर आप ऐसे कोई ऐसे करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको सख्त से सख्त सजा होती है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फोर्स लेबर्स के भी अगेंस्ट में है, और बैगर इन एनी फॉर्म, और जो भीख मंगवाते हैं लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं, बड़ों से भी भीख मंगवाते हैं, उनको फोर्स लेबर मतलब बंधुआ मजदूर यानी कि आपको लेबर भी रखा है, आपको तनख्वाह भी नहीं दे रहे, ठीक है, आपको फोर्स लेबर कर रखा है, आपको बंधुआ मजदूर बना रखा है। तो इसके खिलाफ भी कॉन्स्टिट्यूशन सख्त एक्शन लेता है अगर आप पकड़े जाते हैं, ठीक है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोहिबिट्स द चाइल्ड लेबर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड लेबर के खिलाफ भी है। क्या है चाइल्ड लेबर, 14 ईयर्स से कम की एज के बच्चे को आप किसी भी फैक्ट्री या फिर किसी भी जगह काम पे नहीं रख सकते। ये चाइल्ड लेबर का हमारा कानून है कि आप 14 साल से कम के किसी भी बच्चे को आप काम पे नहीं रख सकते, ठीक है। उससे काम नहीं करवाएंगे, उसे राइट टू एजुकेशन है, उसे पढ़ने का अधिकार है, वो उसे पढ़ने भेजिए, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आपको कोई भी रिलीजन चूज करने का आपको अधिकार है, कोई भी रिलीजन आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार है, आप किसी भी रिलीजन को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी रिलीजन के लिए उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कंट्री के अंदर ये इंडिया में ही लगभग इंडिया में ज़्यादा है कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अधिकार भी हमें दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ही और शी बिलीव्स इन, ठीक है। आप जिस रिलीजन में विश्वास रखते हैं वो रिलीजन आप चूज कर सकते हैं, उस रिलीजन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, आप अपना सकते हैं,
और आप उसको बढ़ावा भी दे सकते हैं, ठीक है। आप उसके जैसे आप अगर आपको हिंदूज़ में आपको विश्वास है तो आप मंदिर भी बनवा सकते हैं अब, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, तो ये आपके पास ये अधिकार है। ओके, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, आपके पास एजुकेशन का अधिकार है, आपको पढ़ने का अधिकार है, आपको अपने कल्चर को सेव करने का अधिकार है, राइट। कल्चर एंड एजुकेशन राइट में क्या क्या दिया गया है, देखिए, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। कोई भी सिटीजन है, कोई भी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ द सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। आप अपनी भाषा को कंजर्व करने का आपका अधिकार है, आपको अपने कल्चर को कंजर्व करने का, सिक्योर करने का, सेफ करने का आपको अधिकार है, राइट। एडमिशन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एड कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, ठीक है। तो आप देखिए, एडमिशन टू एनी एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन, आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन, ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको गवर्नमेंट का अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो आपको एडमिशन लेने का उसमें पूरा अधिकार है। आपको मना नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका रिलीजन क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है। आप किसी भी रिलीजन के हो आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा, आप किसी भी लैंग्वेज के हो, आप किसी भी पार्ट से करते हुए कंट्री के किसी भी पार्ट के हो तो आपको तो भी उसमें एडमिशन मिल जाएगा। आपको मना नहीं कर सकता कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपको मना नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज और द पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में रहते हो, चाहे आपको किसी भी पार्ट के हो, आप कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, किसी भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाएगा, राइट। ऑल द माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। जो माइनॉरिटीज होती है, देखिए माइनॉरिटीज कौन होती है, माइनॉरिटीज होती है या मेजॉरिटीज होती है। माइनॉरिटीज जो कि संख्या में कम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज किसे बोला जाता है, सिख हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज में है, हमारे यहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटीज में है, ठीक है। तो जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके पास राइट है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कि वे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुद खोल सकें, ठीक है, एस्टेब्लिश कर सकें और उन्हें मेंटेन कर सकें अपनी चॉइस के, राइट। तो ये कल्चर एंड एजुकेशन राइट के अंदर हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं, राइट। अब है सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में बताया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि विच राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको बोला है, किसने बोला है, भीमराव अंबेडकर ने बोला है इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 32, राइट, आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अब इसके अंदर हमें क्या क्या बताया गया है, इसके अंदर देखिए क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ठीक है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारा, राइट। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद कर लीजिए, ये लगभग हर बार आ जाता है एग्जाम में कि कौन सा राइट है, आगे भी एग्जाम में आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है ये बात कि कौन सा राइट है जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला गया है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, और कौन से आर्टिकल में आता है ये, आर्टिकल 32 में, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ओके। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एनी अदर ऑथोरिटीज इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स तो हमें दे दिए गए, पर अगर इन राइट्स का वायलेशन हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी एक राइट बनाया है। वो कौन सा राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की कॉन्स्टिट्यूशनल में जो राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, अगर उनको कोई वायलेट करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये हमारा आर्टिकल 32 बताता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, और इसीलिए इसको क्या बोला गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये राइट नहीं होगा तो भैया कोई भी आके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर देगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स।
कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता और कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकता जो कि क्या करे, वायलेट्स करे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल को बचाने के लिए जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कोई वायलेट नहीं कर सकता और कोई ना तो कोई ऐसा कानून बना सकता है ना कोई ऐसे एक्शन ले सकता है जिससे कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। और ये राइट हमें कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 32 में। और किसने बोला है इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।